फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा होगी, म्यू इंटू एन मत रख दीजिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में गेन करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी सरफेस के पैरेलल वाले कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाई जेड का पैरेलल कंपोनेंट यानी बाई और जेड वाला कंपोनेंट जे कैप और के। So students, today we will revise the topic of work energy power, center of mass and collision. हम 20 क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन इन अ लिफ्ट। एक लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, जिस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक है और ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहता है, मतलब इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड नहीं करता है। तो हमसे कह रहे हैं टाइम टी में फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पर कितना वर्क करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हाँ जी, तो ये लिफ्ट हो गया और लिफ्ट के अंदर ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ये रखा हुआ है ब्लॉक जिसका मास m है। अगर इस ब्लॉक पर हम फोर्सेस की बात करें, इस ब्लॉक पर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इस ब्लॉक पर mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, mg sin थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा। तो हमें mg cos थीटा की तो चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि हमसे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं mg cos थीटा को, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया गया वर्क नहीं पूछा है, वर्क पूछा है फ्रिक्शन के द्वारा। हमसे कहा गया है कि ये ब्लॉक जो है ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, यानी mg sin थीटा को कोई ना कोई तो बैलेंस करेगा। तो कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। एक बात याद रखें, यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा होगी, म्यू इंटू एन मत रख दीजिएगा। यहां पर ब्लॉक स्टेशनरी है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितनी जरूरत उतना लगता है। तो mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए mg sin थीटा की जरूरत है, तो उतना ही लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर mg sin थीटा के बराबर लगेगा, ना कि म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। फ्रिक्शन हम निकाल ही चुके हैं mg sin थीटा। रही बात दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा आ रहा है। कैसे आ रहा है 90 माइनस थीटा, ये भी चेक कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, कीजिएगा मदद, बताइए। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, थीटा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट vt, फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए mg sin थीटा, और दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। तो वर्क इक्वल टू फ्रिक्शन वाला फोर्स, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क इक्वल टू फ्रिक्शन वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट vt इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, पुली इज आइडियल। आइडियल का मतलब हुआ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। फाइंड वर्क बाय टेंशन ओवर 10 kg ब्लॉक। पूछ रहे हैं वर्क बाय टेंशन, तो सबसे पहले तो टेंशन वाला फोर्स निकालें। तो वर्क बाय टेंशन ओवर 10 kg ब्लॉक, तो टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो 10 kg ब्लॉक के लिए टेंशन 10 kg ऑब्जेक्ट से अवे कितना होते हैं, एनएलएम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो 2 इंटू m1 इंटू m2, वैसे यहां कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, अगली स्लाइड में सोल्यूशन दिया हुआ है। तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। जरा ध्यान दीजिए, 2m1 इज 5, m2 इज 10 अपॉन m1 प्लस m2, 5 प्लस 10 15 इंटू जी को 10 ले लें तो टेंशन कैलकुलेट होके आ जाता है 1000 अपॉन 15 न्यूटन। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं वर्क बाय टेंशन ओवर 10 kg ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड।
तो पहले 3 सेकंड में 10 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। 10 kg ब्लॉक 5 kg से भारी है, तो ये 10 kg ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू जी, जी को अगर 10 ले ले तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन ये मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ut में u तो 0 हो गया, ut 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू a इज 10/3 इंटू टी स्क्वायर 3 स्क्वायर, हाफ इंटू a इज 10/3 इंटू टी स्क्वायर 3 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 15 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 15 मीटर्स और टेंशन ऊपर की तरफ 1000/15 न्यूटन। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट नीचे और टेंशन वाला फोर्स ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो वर्डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स 1000/15 टेंशन वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर्स इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1 सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1000 जूल। सो दैट्स योर ऑप्शन नंबर 2। नाउ इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है बर्डन बाई वेरिएबल फोर्स के ऊपर बेस्ड। ये फोर्स वेरिएबल है, कैसे पता वेरिएबल है, ये फोर्स एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है और कंपोनेंट फॉर्म में है वेरिएबल फोर्स। तो बर्डन बाई वेरिएबल फोर्स अगर निकालें और वेरिएबल फोर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो सिंपली इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ बाई डी वाई। एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है के एक्स, और एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट जो कि दिया हुआ है के वाई। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स यानी इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई यानी के वाई डी वाई। चलिए तो वही लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स यानी के एक्स डी एक्स, के को बाहर ले लिया कांस्टेंट है। सिमिलरली यहां पर एफ वाई डी वाई, एफ वाई हो गया के वाई, के बाहर ले लिया। बात आई लिमिट्स की, चलिए देखते हैं लिमिट। एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन यानी 0 0 से a कॉमा b तक, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 फाइनली a, तो x पे लिमिट 0 से a, y पे लिमिट इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0 और फाइनली y कोऑर्डिनेट b, तो y पे लिमिट 0 से b, तो x पे लिमिट 0 से a और y पे लिमिट 0 से b। x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट लगा लेंगे तो a²/2, तो k इंटू a²/2 प्लस y का इंटीग्रेशन y²/2 और लिमिट लगा लेंगे तो b²/2, तो k a²/2 प्लस k b²/2, k/2 कॉमन ले ले आंसर आ जाएगा। तो हाफ k a² प्लस b², कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन देखा जाए ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। 2 kg पार्टिकल यानी पार्टिकल का मास दिया हुआ है। इनिशियली एट ऑरिजिन, ये पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पे है यानी x = 0 पे है। मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट इज गिवन अ फोर्स ऑफ F = इतना न्यूटन, इसको इतना न्यूटन का फोर्स दिया गया। देन फाइंड इट्स स्पीड एट x = 10 मीटर्स, यानी फाइनली स्पीड हमें निकालनी है, f फाइनल निकालना है और x 0 से लेकर के 10 तक लिमिट लगाएंगे। तो यहां पर यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो वर्डन निकालेंगे। वर्डन कैसे निकालेंगे बेटे, ये वेरिएबल फोर्स है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो इंटीग्रेट करके वर्क निकालेंगे। अभी देखा था ना पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट और यहां पर तो केवल एक्स कंपोनेंट ही है, तो कितना बनेगा -0.6x² प्लस 2.5 dx इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक होगी, इनिशियली x = 0 ऑरिजिन से चला है और फाइनली 10 मीटर पे, तो लिमिट बनेगी 0 से लेके 10 तक। चलो बेटे करते हैं सॉल्व। बताओ x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट अगर लगाते हैं x³/3 में तो 10 का क्यूब/3, 10 का क्यूब 1000, 1000 इंटू 0.6 600, 600/3 200, तो ये आ गया माइनस का 200 प्लस 2.5 का इंटीग्रेशन 2.5x और लिमिट लगाएंगे तो 2.5 इंटू 10 25।
लोअर लिमिट की चिंता नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट तो x को 0 रखते ही 0 आ जाएगी। वर्क आ गया -175 जूल, वर्क आ गया -175 जूल। अच्छा, वर्क बाय ऑल दी फोर्सेस वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम अगर कॉमन ले लें तो बी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर। वर्क को रख दिया -175 जूल इक्वल टू हाफ एम, एम की वैल्यू 2 kg अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था। बी फाइनल स्क्वायर, बी फाइनल निकालना है, माइनस बी इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो 20 का स्क्वायर 400। सॉल्व कर लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 400 लेफ्ट में ले आए तो 400 माइनस 175 225, बी फाइनल स्क्वायर 225, तो बी फाइनल 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन था 15 मीटर पर सेकेंड? थर्ड ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। 2 kg पार्टिकल यानी अगेन पार्टिकल का मास हमें यहां पर गिवन है, तो पार्टिकल का अगर हमें मास यहां पर गिवन है 2 kg, तो 2 kg पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू 40 माइनस टी क्यूब मीटर्स। देन फाइंड वर्डन बाई ऑल फोर्सेस इन फर्स्ट 3 सेकेंड। देखिए, वर्डन बाई ऑल फोर्सेस अगर पूछे तो मन में एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर आना चाहिए। burden is equal to burden by all forces equal to change in kinetic energy, final kinetic energy half m b final square minus initial half m b initial square, half m कॉमन ले लें तो b final square minus b initial square। मेन बात यह है कि यहां पर m तो गिवन है हमें 2 kg, m तो हमें गिवन है 2 kg, कहीं से v फाइनल और b इनिशियल आ जाए और b फाइनल और b इनिशियल यहां से आ जाएंगे। x दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दें, v आ जाएगा। x दिया हुआ है 40 माइनस टी क्यूब, चलिए कीजिए डिफरेंशिएट। 40 का डिफरेंशिएशन 4, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी? t को 0 रखें, t को 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 बचेगा 4। फाइनली पहले 3 सेकंड में वर्क पूछा है तो फाइनल वेलोसिटी t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी, जरा t को 3 रखें, t को अगर 3 रखते हैं तो क्या बनेगा? 4 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 23 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बता रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। बी फाइनल पता और बी इनिशियल पता और वर्डन पूछ रहे हैं, तो W इक्वल टू हाफ एम, हाफ m इज गिवन टू यू एज 2 kg इन क्वेश्चन। बी फाइनल स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे ये -23 था तो क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 529 माइनस 16 513 जूल। दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। सबसे पहला कह रहे हैं बर्डन बाय ऑल फोर्सेस, बर्डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है भाई। बर्डन बाय ऑल फोर्सेस W ऑल दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये हो गई, तो यानी बर्डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी A मैच हो जाएगा S से, तो A विल मैच विद S, तो A टू S। दूसरा, बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक छोटी सी बात, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। तो इसकी अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, यानी सी मैच कर जाएगा, यानी सी मैच कर जाएगा पी से। तो सी मैच कर गया पी से। हाँ, बात किया जाए बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता ही है नेगेटिव ऑफ द बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर हम इसी को उल्टा करके बोल लें तो नेगेटिव ऑफ द बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी B टू R। B मैच कर जाएगा R से,
अब बात बचती है चौथा ऑप्शन कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो फॉर्मूला है F इक्वल टू माइनस du/dx, मालूम होना चाहिए। तो D मैच कर गया Q से। कौन सा ऑप्शन आया? AS BR CP DQ, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। बात किया जाए इस क्वेश्चन की। पार्टिकल इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस बाय, और एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस इनिशियल टू दिस फाइनल पोजीशन इन कंजर्वेटिव फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहे हैं। बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बड़ा ही आसान है। W एक्सटर्नल हम सभी ने पढ़ा है। देखो W एक्सटर्नल होता है अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, लिखा है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो W एक्सटर्नल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, तो W एक्सटर्नल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहीं पे W कंजर्वेटिव क्या होता था? माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और W कंजर्वेटिव क्या होगा? माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। और U फाइनल और U इनिशियल निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? फाइनल U निकालना है तो उसमें x और y की जगह पॉइंट के फाइनल वाले x और y कोऑर्डिनेट रख लो, और इनिशियल निकालना है तो इस U के एक्सप्रेशन में x और y की जगह इनका इनिशियल पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट रख लो। चलिए भाई देखें, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल कितना बनेगा? U फाइनल बनेगा 10 इंटू फाइनल x माइनस 5 फाइनल y 8, तो 10 इंटू माइनस 5 प्लस 8। U इनिशियल 10 इंटू 3 प्लस 5, तो U फाइनल तो हो गया 10 इंटू माइनस 5 प्लस 8, और U इनिशियल हो गया 10 इंटू 3 प्लस 5, आंसर आ गया माइनस 50 जूल। ये बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था। अगर यहीं पे बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स पूछते तो एग्जैक्टली इसका माइनस टाइम्स आ जाता, प्लस 50 जूल। चलिए आगे बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर टू मासलेस स्प्रिंग्स A एंड B ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड KB, और हमें दिया हुआ है K ज्यादा है KB से। कह रहे WA एंड WB डिनोट्स द बर्डन ऑन A एंड बर्डन ऑन B रेस्पेक्टिवली। देन पहला ऑप्शन, if they are compressed to same distance, work change in potential energy, वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम नेचुरल लेंथ से उसको कंप्रेस या एक्सपेंड कर रहे हैं, तो नेचुरल लेंथ पर तो हम लोग रेफरेंस लेते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ k(x²), या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ k(x²). अगर मैं यहां पे k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, हाफ k(x²) में k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। k² x² kx का होल स्क्वायर, और kx तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही एक्सटर्नल फोर्स अपॉन 2k। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो वर्डन इक्वल टू आ गया हाफ k(x²) और वर्डन इक्वल टू ही आ गया F²/2k। अब जरा ऑप्शंस पढ़े जाए। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन, दे आर कंप्रेस्ड टू सेम डिस्टेंस। अगर x सेम है तो x अगर सेम है तो x कांस्टेंट हो गया, बेहतर होगा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, जिसका k ज्यादा उसमें वर्क ज्यादा। k किसका ज्यादा था? A का, तो वर्डन भी A वाली स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा, यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरे में कह रहे हैं दे आर कंप्रेस्ड बाय सेम फोर्स। अगर फोर्स सेम हो गया तो ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो दूसरे पार्ट में W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k आ गया, यानी जिसका k ज्यादा उस पर वर्क कम करना पड़ेगा। A का k ज्यादा है तो A पर वर्क कम करना पड़ेगा। तो ये कितना कह रहे हैं? इस ऑप्शन में तो कह रहे हैं बराबर करना पड़ेगा, और लास्ट वाले ऑप्शन में कह रहे हैं A पर ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि A पर तो वर्क कम करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन सही बचता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ 2l इज हैंग ओवर पुली इन इक्विलिब्रियम। तो इस चेन का मास m है और लंबाई 2l है। बताइए, अगर कुल लंबाई 2l है तो एक साइड कितनी होगी? कुल लंबाई अगर 2l है तो एक साइड तो l होगा।
कुल अगर 2L है तो एक साइड तो L हो गया, और कुल मास अगर M है तो एक तरफ मास कितना बचेगा, m/2। तो इधर भी m/2 और इधर भी m/2। लेकिन ये m/2 होगा कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करेंगे। इस साइड का m/2 इस साइड के सेंटर ऑफ मास पे L/2 पर, और उस साइड का भी m/2 इधर L/2 पर। यानी कि अच्छा, आगे क्वेश्चन में कहे क्या कर रहे हैं, नाउ वन एंड ऑफ चेन इज स्लाइटली पुल्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर एक एंड को थोड़ा सा खींच के छोड़ दें, देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट जस्ट लीव्स पुली। तो जब ये पुली को जस्ट छोड़ रही हो तो समय चेन का स्पीड बताना है। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। तो ध्यान दीजिए, इधर का लंबाई कितना था, कुल लंबाई 2L, तो इधर का भी L और राइट साइड का भी L। तो ये कितना बचा, ये बचा L/2। तो इधर का मास m/2 L/2 पर, और इधर का भी मास m/2 L/2 हाइट पर। जब एक एंड को स्लाइटली पुल करके छोड़ा तो चेन जैसे जैसे स्लिप करना चालू हुई, तो जब इससे छोड़ रही होगी उस समय उस m मास का स्पीड ऑफ v कितना होगा। एक छोटी सी बात, अगर आप देखें तो जो इनिशियली m/2 थे वो यहां पर थे, और फाइनली दोनों ही m/2, और फाइनली टोटल जो उसका मास है सेंटर ऑफ मास पे वो यहां पे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कितना डिसेंड कर गया, सेंटर ऑफ मास डिसेंड कर गया L/2। सेंटर ऑफ मास डिसेंड कर गया यहां पर L/2, और सेंटर ऑफ मास अगर L/2 डिसेंड कर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, mg L/2, और पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, हाफ mv²। हाफ हाफ कैंसिल, m और m कैंसिल, क्या बचेगा, b² इक्वल टू gl, तो v इक्वल टू √gl। b इक्वल टू √gl कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए, सेकेंड ऑप्शन। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ अ कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये मास दिया हुआ है, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड P0। यानी ये जो P0 है ये कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द कार पूछ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर कांस्टेंट दिया है और जो कि P0 है, तो P0 इक्वल टू F.B, P0 इक्वल टू F.B। यहां से अगर चले तो F.B FB cos थीटा दैट इज इक्वल टू P0। एक छोटी सी बात, कार इनिशियली रेस्ट पे थी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में गेन करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0। और अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो cos 0 हो जाएगा 1, यानी P0 इक्वल टू FV, और F को रख सकते हैं MA, तो ये हो जाएगा P0 इक्वल टू MA इंटू V। तो यहां से M इंटू A आपका हो गया dV/dt इंटू V, दैट इज इक्वल टू M इंटू A हो गया dV/dt इंटू V, दैट इज इक्वल टू P0। तो बताओ V इंटू dV/dt, B इंटू dV/dt आपके पास आ जाएगा P0/m, और यहां पे अगर dt को राइट में ले जाएं तो V dV इज इक्वल टू P0/m इंटू dt। अगर इसे इंटीग्रेट कर दें, वेलोसिटी तो 0 से बढ़ना चालू हुई है V तक, और टाइम 0 से t तक, क्या बनेगा, b²/2 दैट इज इक्वल टू P0/m इंटू टी। इंटीग्रल ऑफ dt तो t होता है, यहां से v निकल आएगा, v² 2P0t/m, तो v इक्वल टू √2P0t/m, यानी √2P0t/m भी आ गया, √2P0t/m, है ना। ध्यान दीजिए, और अगर इतना आ गया तो b प्रोपोर्शनल टू √t, तो यहां से आ जाता है v प्रोपोर्शनल टू √t, मतलब t की पावर हाफ। इसको यूं भी जा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, पावर जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कैरी कर रही है, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू सेम होता है। तो पावर अगर कांस्टेंट है तो यही एवरेज पावर भी होगी, और एवरेज पावर होती है जो कि P0 दिया हुआ है, कुल वर्क अपॉन कुल टाइम। तो वर्क आ जाएगा P0 इंटू टी, और वर्डन बाई दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। बी फाइनल को v मान ले, और इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहां से,
बी स्क्वायर इक्वल टू 2p0t/m, तो v इक्वल टू √2p0t/m। इसको ऐसे भी जा सकते हैं, इसको इस तरीके से भी जा सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज और, अगर हमने v निकाल लिया तो v का वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें तो fv आ सकता है। ये भी पूछ सकते थे कि फोर्स 80 समय पर कितना लग रहा होगा कार के ऊपर, है ना। चले, हाँ, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कैनन इज थ्रोइंग सेल्स ईच ऑफ 2 kg, यानी जो तोप है जो सेल्स को थ्रो कर रही है, हर सेल का मास 2 kg है विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्पीड है जिससे थ्रो हो रहा है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर लिफ्टिंग देम बाई 10 मीटर्स, यानी हाइट जो लिफ्ट कर रहे हैं h इक्वल टू 10 मीटर्स, यानी कैनन यहां पर दो प्रकार के काम कर रही है। एक तो सेल को पहले 10 मीटर लिफ्ट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। तो दो प्रकार के वर्क कर रही है, एक तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है, mgh भी बढ़ा रही है, यानी दो प्रकार का वर्क आ गया। mgh प्लस हाफ mv² दोनों ही एट द रेट ऑफ 6 सेल्स एवरी मिनट, यानी ऐसा एक सेल के साथ नहीं बल्कि 6 सेल के साथ। अच्छा, वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर दें, ऐसा कितने समय में हो रहा है, एवरी मिनट, हर मिनट यानी 60 सेकेंड में, तो ये आ जाएगा तोप का आउटपुट पावर, ये आ गया P आउट। M को 2 kg रख दीजिए, G को 10 और H 10 मीटर्स, M को 2 kg और V को 20 रख दीजिए। कैलकुलेट हो जाएगा आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर कैलकुलेट होके आ जाता है 60 वाट। आगे यहां पर कैनन की एफिशिएंसी भी दी हुई है 50%। तो एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एफिशिएंसी 50% दी है, दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर हमने कैलकुलेट किया 60 वाट अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो इनपुट पावर आ जाता है 120 वाट। दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ नॉन यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट वन एंड एट द ओरिजिन। तो कुछ ऐसी कहानी है, एक रॉड है और इसका एक एंड ओरिजिन पे रखा हुआ है और रॉड नॉन यूनिफॉर्म है और इसका लेंथ L दिया हुआ है। इसका लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। इसका लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। यकीनन ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि लैम्डा x पे डिपेंड कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे xcm इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। dm को क्या लिखेंगे, dm को कैसे कैलकुलेट करेंगे, dm की बात कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। dm की अगर हम बात करें तो एक एंड से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा dx का एलिमेंट लेंगे। इसका छोटा सा मास होगा dm, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा तो dx लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा तो dx का लेंथ का मास लैम्डा इंटू dx। तो dm को रख दीजिए लैम्डा इंटू dx, dm को लैम्डा इंटू dx कितना बन जाएगा, xcom इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x dm, और dm हो गया लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dm, और dm हो गया लैम्डा इंटू dx। अगर मैं इसमें लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जरा ध्यान दीजिए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx, x इंटू dx इंटू लैम्डा, लैम्डा की जगह लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया, लैम्डा की जगह लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया, लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l, लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx, dx तो ठीक है, लैम्डा की जगह लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, कैंसल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने पर कितना बचेगा, इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 से l, इस x को ब्रैकेट में ले जाएं तो अंदर बचेगा x + x² / l
इंटू डी एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिमिट फ्रॉम 0 से l, यहां पर 1 प्लस एक्स वाई एल डी एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगर यहां पे बात की जाए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा लीजिए एल स्क्वायर बाई 2, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लेकिन एल है एक्स क्यूब बाई 3l, और लिमिट लगा लें तो एल क्यूब बाई 3l, यानी एल स्क्वायर बाई 3, एल से तो क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट लगा लें तो एल, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2l, और लिमिट लगाएं तो एल स्क्वायर बाई 2l, मतलब l बाई 2। अगर हम इसे सॉल्व करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5l स्क्वायर बाई 6 और डिनोमिनेटर में 3l बाई 2। सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है 5l बाई 9, जिसे हमने यहां पर डायरेक्टली लिख रखा है, कैलकुलेशन भी करा दिया। फोर्थ ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज डायमीटर 56 सेंटीमीटर। बेटे डायमीटर अगर 56 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर। अगर मैं टोटल का मास m मान लूं, अगर मैं टोटल का मास m मान लूं तो यूनिट पार्ट एरिया का मास कितना हो जाएगा? यूनिट एरिया का मास m अपॉन टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 28 का स्क्वायर। और कह रहे हैं इसमें से 42 सेंटीमीटर डायमीटर का ये पार्ट किनारे से रिमूव कर दिया। डायमीटर 42 सेंटीमीटर है तो रेडियस 21 सेंटीमीटर होगा। तो रिमूव्ड पार्ट का मास कितना होगा? यूनिट एरिया का तो मास आ गया इतना, मास पर यूनिट एरिया, और रिमूव्ड पार्ट का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 21 स्क्वायर। रिमूव्ड पार्ट का रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो रिमूव्ड पार्ट का मास कितना होगा? मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, मास पर यूनिट एरिया m बाई पाई 28 स्क्वायर इंटू रिमूव्ड पार्ट का एरिया पाई इंटू 21 स्क्वायर, दैट इज 9m बाई 16। ये रिमूव्ड पार्ट का मास है। तो रिमेनिंग मास कितना होगा? m में से इतना हटा दिया तो बचा कितना? m माइनस 9m बाई 16, यानी 7m बाई 16। अब देखो पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो डिस्क के सेंटर पे होगा, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो डिस्क के सेंटर पे होगा, और रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास रिमूव्ड पार्ट के सेंटर पे होगा। पूरे का सेंटर तो किनारे से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, और रिमूव्ड का 21 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उतनी दूरी पर। तो रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास, मास तो है 9m बाई 16, मास तो है यहां पर ये रहा 9m बाई 16, और कितनी दूरी पर है? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पूरे का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे है, पूरे का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे है, और रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास 28 माइनस 21, दैट इज 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, और यहां पर ये रिमूव्ड पार्ट का मास 9m बाई 16। जरा ध्यान दीजिए, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे है, और रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास अगर राइट में शिफ्टेड है 7 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? 7m बाई 16, वो लेफ्ट में शिफ्टेड होगा। कितना लेफ्ट में शिफ्टेड होगा उसको अगर मैं x मान लूं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं m1x1 इक्वल टू m2x2। m1x1 7m बाई 16 इंटू x1x, 7m बाई 16 इंटू x, दैट इज इक्वल टू m2x2 9m बाई 16 इंटू 7। कैलकुलेट कर लीजिए, m से m कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, और 7 से 7 कैंसिल आउट, कम्स आउट टू बी इक्वल टू x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। चलो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? थर्ड आंसर 9 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉलिड कोन हैज बेस रेडियस 2r, तो इसके बेस का रेडियस है 2r, सॉरी इसके बेस का रेडियस है 2r, और हाइट इसका दिया हुआ है हमें 4r, एंड हाइट 4r, हाइट है 4r। चलिए, सॉलिड स्फीयर हैज रेडियस r, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है r। स्फीयर हैज डेंसिटी 12 टाइम्स ऑफ कोन, स्फीयर का डेंसिटी कोन के डेंसिटी का 12 टाइम्स है। तो अगर मैं कोन का डेंसिटी रो मान लूं तो स्फीयर का डेंसिटी हो जाएगा 12 रो। मास अगर निकालें कोन का, तो कोन का मास हो जाएगा डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर है बेस रेडियस, जो आर नहीं 2r है, तो 2r का स्क्वायर इंटू एच, और एच हाइट है जो 4r है। सॉल्व किया तो मास आ गया 16/3 पाई रो आर क्यूब। अगर मैं 16/3 पाई रो आर क्यूब को m मान लूं,
तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं। स्फीयर की बात करें, स्फीयर की डेंसिटी है 12 रो, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा मास। डेंसिटी 12 रो इंटू वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आ जाएगा 12 4 जा 48/3 पाई रो आर क्यूब। अगर 16/3 रो पाई आर क्यूब, 16/3 रो पाई आर क्यूब एम है, तो 48/3 रो पाई आर क्यूब हो जाएगा 3m। तो यानी कोन का मास हो गया m और स्फीयर का मास हो गया 3m। जरा ध्यान दीजिए, कोन का मास अगर है m तो स्फीयर का मास हो गया 3m। अब रही बात सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से h/4 पर होता है। h है 4r, तो h/4 हो जाएगा r, यानी कोऑर्डिनेट 0, r। और स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 और बाई कोऑर्डिनेट दिस इज 4r और इसका रेडियस r, तो 4r प्लस r 5r। तो बाई COM की बात करें तो m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, m इंटू r m1y1 प्लस 3m इंटू 5r m2y2, तो m इंटू r प्लस 3m इंटू 5r। चलिए यहां पर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, m1y1 m इंटू r प्लस m2y2 3m इंटू 5r अपॉन m1 प्लस m2 m प्लस 3m दैट इज 4m। कितना आ जाएगा ये 15mr प्लस mr 16mr बाई 4m, 16mr बाई 4m दैट इज 4r। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। तो सही आंसर आ जाता है सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है। हम रेंज निकाल सकते हैं u² sin 2 थीटा बाई जी। रेंज निकाल सकते हैं u² sin 2 थीटा बाई जी। u² 50² sin 2 थीटा, थीटा 45 तो 2 थीटा 90 sin 90 अपॉन जी को 10 रख लीजिए, आ जाएगा 250 मीटर्स। क्या कह रहे हैं आगे? Then at some point explodes into m/3 and 2m/3। तो किसी पॉइंट पर जाकर के ये m/3 और 2m/3 में एक्सप्लोड हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम यहां पर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हम यहां पर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्टाइल रास्ते में जाकर के अगर किसी भी पॉइंट पर एक्सप्लोड हो जाए, मान लीजिए यहां पर एक्सप्लोड हो जाता है, तो एक्सप्लोड अगर ना होता तो वो यहां पर जाके गिरता जो इसकी रेंज थी। एक्सप्लोड होने के बाद इसके टुकड़े जो होंगे, मान लीजिए एक टुकड़ा यहां जाके गिरा और मान लीजिए दूसरा टुकड़ा यहां पे जाके गिरा, तो पहला टुकड़ा m1 यहां गिरा और दूसरा टुकड़ा m2 यहां पे गिरा। एक बात याद रखिए, प्रोजेक्टाइल अगर रास्ते में एक्सप्लोड करता है तो सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पाथ को ही एडॉप्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट जाता। सेंटर ऑफ मास वहीं पहुंचेगा जहां अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट पहुंचता, और अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट कहां पहुंचता? रेंज वाली जगह पे, यानी रेंज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यानी जो रेंज निकाला है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 हमें दिया हुआ है, एक टुकड़े का मास m/3, और x1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे हैं स्मॉलर पार्ट स्ट्राइक्स ग्राउंड एट 150 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी स्मॉलर पार्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 150 मीटर पे टकराया, यानी इसका x1 हो गया 150 मीटर्स। तो हमें m2 भी दिया हुआ है, हमें m2 भी दिया हुआ है 2m/3 और उसका x2 पूछा है। फॉर्मूला हम जानते हैं, xum इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। xum 250 meters, m1 that is m/3, x1 150 meters plus m2 that is 2m/3 into x2 upon m1 plus m2 m/3 plus 2m/3 m थ्रू कैंसिल आउट हो जाएगा। 150/3 50 अगर लेफ्ट में जाएगा तो 250 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 200 इक्वल टू 2/3 x2, तो x2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 300 मीटर्स। तो x2 आ जाता है यहां से 300 मीटर्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, नीट से पहले, नीट की अच्छी तैयारी के लिए पेपर कैसे देखते हैं उस एनवायरनमेंट में बैठना सीखने के लिए, और एक नीट जैसे पेपर को ही हैंडल करने के लिए आप इस मॉक टेस्ट में अपीयर हो, आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं ना।
क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू गिवन ब्लॉक सिस्टम। जरा ध्यान दीजिए, इस पर तो नीचे फोर्स लगेगा mg, 10g, अगर g को 10 ले लें तो 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन का तो फोर्स लगेगा यहां पर, और पीछे रोकने के लिए फ्रिक्शन को असेस करेगा। हद से अधिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू एन इक्वल टू 10g, एन mg को बैलेंस करेगा, तो 0.5 इंटू 10g, 0.5 इंटू 100 यानी 50 न्यूटन का फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। इसका वेट था 100 न्यूटन और फ्रिक्शन हद से हद है 50 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन हैंडल नहीं कर पाएगा इस 100 न्यूटन के वेट को, यानी सिस्टम आगे मूव तो करेगा। ये फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, तो दैट दीजिए ये आगे जाएगा राइट की तरफ और ये नीचे जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स 100 माइनस 50 दैट इज 50 अपॉन मास 10 प्लस 10 20, 50 बाई 20 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछ रहे हैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन तो निकल आया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक बात याद रखिए, वेक्टर ACOM की अगर हम बात करें तो वेक्टर ACOM होता है, वेक्टर A सेंटर ऑफ मास आपका होता है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन सिग्मा m। यहां पर a1 a2 वेक्टर क्वांटिटीज है। m1 ठीक है, m1 और m2 दोनों ही 10 kg है, बट a1 की अगर हम बात करें तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया था ये आई कैप में जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और ये a2 की अगर मैं बात करूं तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया था दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव बाई एक्सेस। तो ये a1 और ये a2, m1 भी 10 kg और m2 भी 10 kg, तो m1 10 इंटू a1 2.5 आई कैप, m2 10 a2 माइनस 2.5 जे कैप अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 20। सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 1.25 आई कैप माइनस 1.25 जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछा है तो 1.25 आई कैप माइनस 1.25 जे कैप, आप मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आई कैप कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप कंपोनेंट का स्क्वायर, 1.25 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन 1.25 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, in a vertical plane is inside a smooth hollow thin tube, block of same mass as of the tube is released। यहां से इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया। क्वेश्चन में कह रहे हैं जब तक ब्लॉक नीचे जाएगा ट्यूब कितना पीछे रिकॉइल करेगा। समझिएगा, ट्यूब प्लस ब्लॉक सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इनफैक्ट ये नीचे वाली सरफेस भी स्मूथ है। ट्यूब प्लस ब्लॉक सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इनफैक्ट ये नीचे वाली सरफेस भी स्मूथ है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट नहीं करेगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट कर ही नहीं सकता। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में कहा था अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। और सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं करेगा। तो ब्लॉक जब तक हॉरिजॉन्टली यहां पर पहुंचेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली ब्लॉक राइट की तरफ आर शिफ्ट किया रेडियस के बराबर, तो जिस ट्यूब के अंदर ब्लॉक अगर राइट की तरफ शिफ्ट किया है तो सेंटर ऑफ मास को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होने से बचाने के लिए ट्यूब को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ब्लॉक जिस ट्यूब में राइट में आर शिफ्ट किया है अगर वही ट्यूब लेफ्ट में एक्स शिफ्ट कर जाए, ब्लॉक जिस ट्यूब के अंदर राइट में आर शिफ्ट किया है, ब्लॉक का मास m है, वही ट्यूब अगर लेफ्ट में एक्स शिफ्ट कर जाए तो ब्लॉक अल्टीमेटली कितना शिफ्ट कर पाया, r माइनस एक्स। जिस ट्यूब के अंदर ब्लॉक आर राइट में गया है वो ट्यूब खुद लेफ्ट में एक्स चला गया, तो r माइनस एक्स। अच्छा, ट्यूब का मास भी m है और ट्यूब लेफ्ट की तरफ एक्स शिफ्ट किया है, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, तो m1, x1, m2 और x2 की वैल्यूज तो पता चल गई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होता है, और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है और हॉरिजॉन्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। m1 को m रखा और x1 को डेल्टा x1 को रख दिया r माइनस एक्स। डेल्टा x1 यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और डेल्टा x2 दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट। चलिए ध्यान दीजिए, तो m1 m और डेल्टा x1 r माइनस एक्स।
m2 भी m और डेल्टा x2 माइनस x, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपॉन m1 प्लस m2 m प्लस m, ये तो इधर जाके 0 मल्टीप्लाई और 0, सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू आ जाएगा r/2। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। हम चलें अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, खुद से ब्रेक किया है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। इनिशियली ये रेस्ट पर था तो इनिशियली मोमेंटम 0 था। फाइनली 3 टुकड़े हो गए और टुकड़ों के मासेस हैं 2 टुकड़े हैं जिनके मास m है, एंड दे मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v ईच। यानी 2 टुकड़े जिनके मासेस m है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v स्पीड से चले गए, यानी दोनों का मोमेंटम m भी है बट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो तीसरा जो टुकड़ा होगा जिसका मास बचा 3m, इसका वेलोसिटी पता नहीं, कुछ v3 मान लेते हैं, तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। और फाइनली मोमेंटम 0 करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम हो, इसका मोमेंटम m भी और इसका भी m भी, लेकिन परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट होगा √2mv। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो वही तीसरे का हो बट डायरेक्शन में अपोजिट, वही तीसरे का हो बट डायरेक्शन में अपोजिट। इन दोनों का रिजल्टेंट है √2mv और यही तीसरे का हो बट डायरेक्शन में अपोजिट, 3m इंटू v3, 3m इंटू v3, 3m से m कैंसिल, तो यहां से v3 आ जाएगा आपके पास √2v/3। अब आपके पास तीसरे पार्टिकल की भी स्पीड आ गई √2v/3। तो तीनों की स्पीड पता है, तो हमसे कह रहे हैं कितना काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगा। जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा तीनों को ही मिलेगा। पहले को कितना मिलेगा, हाफ mv² प्लस दूसरे को कितना मिलेगा, हाफ mv² प्लस तीसरे को कितना मिलेगा, हाफ 3m इंटू v3 का स्क्वायर √2v/3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, पहले का हाफ mv², दूसरे का हाफ mv², तीसरे का हाफ इंटू 3m इंटू √2v/3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे 4/3 mv²। फोर्थ ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, very heavy object moving with 10 meter per second towards right strikes light object which is moving towards left with 20 meter per second। तो एक very heavy object, ये massive object है, very heavy, ये very heavy object है और ये राइट की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये लाइट ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहे हैं 20 से। कोलिजन अगर होगा तो हैवी वाले के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो स्पीड थी मेंटेन रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड का 10 मीटर पर सेकेंड। ई का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन कहता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू ई। तो v2 लाइट ऑब्जेक्ट का फाइनली स्पीड माइनस v1, v1 10 हैवी ऑब्जेक्ट पर तो फर्क ही नहीं पड़ना, अपॉन u1 दैट इज 10 माइनस u2 इज माइनस 20। अगर राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में नेगेटिव होगा, अगर राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में नेगेटिव होगा, माइनस 20 दैट इज इक्वल टू ई। सॉल्व करने पे आ जाएगा v2 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज करेगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ बॉल मूविंग विद इतना मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ दीवार इन बाइजेड प्लेन। ध्यान दीजिए, बाइजेड प्लेन में टक्कर हो रहा है, यानी सरफेस के पैरेलल वाले कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाइजेड का पैरेलल कंपोनेंट यानी बाई और जेड वाला कंपोनेंट जे कैप और के कैप, के कैप तो है नहीं तो जे कैप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 20 जे कैप का 20 जे कैप रहेगा। लेकिन बाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, बाई जेड का परपेंडिकुलर कौन, एक्स, एक्स वाला कंपोनेंट डायरेक्शन में रिवर्स और मैग्नीट्यूड में ई टाइम्स हो जाएगा, ई इज हाफ, डायरेक्शन में रिवर्स और मैग्नीट्यूड में हाफ हो जाएगा, 10 का हाफ 5 और डायरेक्शन में रिवर्स यानी आई कैप की जगह माइनस आई कैप। तो फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी बाई जेड का परपेंडिकुलर 10 का ई टाइम्स यानी हाफ यानी 5 और डायरेक्शन रिवर्स यानी -5 आई कैप, और बाई जेड प्लेन वाला कंपोनेंट एज इट रहेगा तो 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये होगी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, -5 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। वही यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। नीट एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे, इससे आपको बिल्कुल मदद मिलेगी, ऐसा हमें भरोसा है। अगले टॉपिक के लिए भी T20 सीरीज को बिल्कुल फॉलो करें।
Thank you.